नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर बन रहा है। मगर इस मंदिर को लेकर हर तीसरे दिन एक ना एक विवाद खड़ा हो रहा है। अभी तक जमीन घोटालों को लेकर चर्चा होती थी, रोज एक नए कागज निकल आते थे, विवाद होता था कि मेयर साहब हैं वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, 20 लाख की ज़मीन 2 करोड़ में बेच रहे हैं, चंपत राय पे आरोप। और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं पे थोड़ी सी ठेस पहुंच रही थी कि बहुत मंदिर के लिए बहुत मन से लोगों ने चंदा दिया है। और ये चंदा दिया है कि हमारे अबोध बालक राम हैं, वो वहाँ का जो मंदिर है माना जाता है कि वो नन्हे राम का मंदिर है। तो उस ट्रस्ट में गड़बड़ कैसे हो सकती है, तो कहीं ना कहीं भावना आहत हो रही थी। ये लगातार विवाद चल रहा था। मगर आज एक राजनीतिक घटना भी इसमें जुड़ गई। शेर सिंह राणा, आप जानते ही उनका नाम, फूलन देवी हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त हैं वो। और कहीं ना कहीं क्षत्रियों को में बड़ा लोकप्रिय नाम है वो। आप पूछेंगे वो लोकप्रिय नाम क्यों है, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो एक भेमई कांड हुआ था जिसमें फूलन देवी ने 1.5 दर्जन क्षत्रियों की हत्या कर दी थी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पे आधारित रहती है, कहीं जातियों की गोलबंदी में रहती है और जाति कहीं ना कहीं राजनीति के मूल में रहती है। जितने बड़े राजनेता हैं जाति का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, धर्म और जाति का छोका लगाकर सत्ता तक पहुंचते हैं, और ये परपाटी लंबे समय से चली आ रही है। तो जब फूलन देवी की हत्या हो गई, और उस समय मुलायम सिंह यादव बड़े नेता हुआ करते थे, वो जानते थे कि जिस महिला पे इस हत्या का आरोप लगा है वो निषाद समुदाय से आती है और पिछड़ी जाति से आती है। तो अगर फूलन देवी पे हम अगर हाथ रखेंगे तो हमें ज़्यादा बड़ा फायदा होगा। फूलन देवी पे हाथ रखा और फूलन देवी सांसद बन गई। जिस समय सांसद बन गई तो क्षत्रियों में समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत नाराजगी थी, गुस्सा था। मुलायम सिंह को लेकर गुस्सा था कि आखिर फूलन देवी को उन्होंने नेता क्यों बना दिया। इसी बीच दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में फूलन देवी के घर के सामने उसकी हत्या हो जाती है और आरोप लगता है शेर सिंह राणा के एक नौजवान पर। वो नौजवान तिहाड़ जेल में चला जाता है, गिरफ्तार करती है पुलिस उसको, लेकिन रातों रात वो एक समुदाय, केवल क्षत्रिय समुदाय नहीं बल्कि बाकी कई लोगों में, जिसे हम ऊंची जाति कह सकते हैं, ऊंची जाति के लोगों में एक हीरो वर्शिप पैदा होती है। और ये वो दौर था जब पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ गोलबंद हो रही थीं, और ऊंची जातियों की इस बिहेवियर की वजह से वो उनमें कहीं ना कहीं एकता आ रही थी। तो उस दौर में वो तिहाड़ जेल में चले जाते हैं और सहानुभूति लेते हैं लोगों की, और एक तरफ जो पिछड़ी जातियाँ हैं उसके वो खलनायक बन जाते हैं। फिर उसी तिहाड़ जेल के दौरान एक दिन उत्तराखंड की पुलिस आती है और कहती है कि शेर सिंह राणा को उत्तराखंड में एक मामले में हाजिर होना है। तो वारंट दिखाती है और शेर सिंह राणा को उत्तराखंड की पुलिस लेकर चल देती है। जब वो चली जाती है उससे कुछ घंटे बाद फिर उत्तराखंड की पुलिस आती है और कहती है शेर सिंह राणा को हमको वारंट पे उत्तराखंड ले जाना है। पुलिस कहती है वो तो चले गए, आप ही लेके गए। बोले कौन ले गया? पता चलता है कि शेर सिंह राणा को उसके साथी पुलिस के वेश में तिहाड़ से उड़ा के ले गए। एक फर्जी पासपोर्ट बनता है। उसके बाद शेर सिंह राणा विदेश आते हैं और पृथ्वीराज सिंह चौहान, वो जो भारत की अस्मिता का प्रतीक हैं, भारत के गौरव का प्रतीक हैं, वो पृथ्वीराज सिंह चौहान जो इस देश की आत्मा हैं, शेर सिंह राणा अकेला उस पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि पे जाते हैं। समाधि बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में होती है, खोदते हैं और उनकी अस्थियों को भारत में लेकर आते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान सिर्फ क्षत्रियों के ही सम्मान के लिए नहीं थे। पृथ्वीराज सिंह चौहान इस देश के हर व्यक्ति के लिए एक श्रद्धा का, एक आदर का भाव था। उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन खास तौर से क्षत्रियों में पृथ्वीराज सिंह चौहान का बड़ा मान रहा है, सम्मान रहा है। तो जिस दिन पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियों को लेकर शेर सिंह राणा आता है, वो क्षत्रिय समुदाय का हीरो बन जाता है। आज मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दिल्ली में आज एक बड़ा क्रांतिकारी सीन देखने को नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को एक नई पार्टी बनी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जिसके मुखिया ये शेर सिंह राणा है। आज सैकड़ों लोगों ने लगभग 1 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया
मुझे याद नहीं आता दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर का इस तरह बाहर नारेबाजी किसी राजनीतिक दल ने की हो, और जो नारेबाजी की गई उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। दो बातें कॉमन थी कि जो राम मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने, जो ट्रस्ट में घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई जांच हो। ये दो बात मैं कॉमन मान सकता हूँ क्योंकि कई विपक्षी दलों ने भी ये बात की। लेकिन आज मुख्य बात उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो जातियों की गोलबंदी हो रही है उसमें शेर सिंह राणा ने चौंकाने वाली बात कही और बीजेपी के दफ्तर को घेरते हुए कहा कि जो राम मंदिर ट्रस्ट बन रहा है उसमें क्षत्रियों को भी स्थान दिया जाए। अब ये छोटी सी राजनीतिक पहल है कि राम मंदिर ट्रस्ट में अगर हर जाति का प्रतिनिधित्व है तो क्षत्रियों का भी प्रतिनिधित्व उस ट्रस्ट में किया जाए, ये डिमांड की आज शेर सिंह राणा ने। अब ये डिमांड अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के वर्तमान माहौल को जोड़ के देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि इस समय मौजूदा हालत में सीएम योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, क्षत्रिय समुदाय उनके साथ जुड़ा है और हीरो शेर सिंह राणा भी है। कुछ महीने पहले शेर सिंह राणा मेरे ऑफिस में आए थे। मैंने मैसेज वायरल किया था कि आज 8 बजे शेर सिंह राणा मेरे ऑफिस में आएंगे, इंटरव्यू करूंगा। तो मेरे दफ्तर में 2 दर्जन से ज़्यादा नौजवान क्षत्रिय आए थे जो शेर सिंह राणा के साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। तो शेर सिंह राणा का आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस का घेराव करना, ट्रस्ट में क्षत्रियों को शामिल करने की बात कहना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना, जिले जिले अपना संगठन खड़ा करना एक बड़ी रणनीति है क्षत्रियों को गोल बंद करने की। और शेर सिंह राणा अगर इसमें कामयाब होते हैं तो ये जितना नुकसान होगा वो भाजपा का होगा। तो मैंने सोचा कि जब कुछ महीने पहले शेर सिंह राणा मेरे दफ्तर में आए थे तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। आज सुनिए आप इनका शेर सिंह राणा का इंटरव्यू और देखिए कि इस नौजवान की राजनीति को लेकर क्या प्लान है। मुझे लगता है ये आपको इंटरव्यू पसंद आएगा, अपनी राय से ज़रूर बताइएगा मेरे को। सुनिए शेर सिंह राणा का कुछ महीने पहले दिया गया ये इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं कुछ साल पहले आपको पीछे ले चलता हूं। 2001 की घटना थी। दिल्ली के पॉश इलाके में एक गोली चलती है अशोक मार्ग पर। एक सांसद फूलन देवी गिर पड़ती हैं। कुछ देर बाद उनकी मौत की खबर पूरे दुनिया में सुर्खियां बन जाती हैं। आरोप लगता है एक नौजवान पर जो भैमई कांड का बदला लेना चाहता था। शेर सिंह राणा गिरफ्तार होते हैं, कुछ साल बाद तिहाड़ जेल से फरार होते हैं और पृथ्वीराज सिंह चौहान की अस्थियां लेने विदेश तक चले जाते हैं। ये नौजवान लौटता है, 12-13 साल जेल में गुजारता है, लेकिन तब तक देश के एक बहुत बड़े तबके में अपनी पहचान बना चुका होता है। उस जिंदगी के बाद एक नई जिंदगी में कदम रखता है, एक नई पार्टी बनाता है एलजेपी, और उसके बाद राजनीति के मैदान में कूद जाता है। आज मेरे संग मेहमान है शेर सिंह राणा। जानते हैं उनके कुछ अनछुए पहलू पर और उनकी भविष्य की योजनाओं पर। स्वागत है शेर सिंह भाई आपका। और कुछ जगह आप नायक हैं और कुछ जगह आप खलनायक हैं, लेकिन ये विडंबना है कि एक व्यक्ति सरेआम एक सांसद की हत्या करता है और फिर वो राजनीति में आने की बात करता है। क्या ये उचित है समाज के लिए? देखिए, आपका ये कहना कि एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो मैं तो इस आरोप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगा। और जो हमारी, क्योंकि ये जो केस है अभी हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसमें पेंडिंग है, और जो जज हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं। जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो वो भगवान जो उसका दूसरा नाम जज है, तो वो अगर ऐसा कहेंगे जब वो समय आएगा तो उसको हम स्वीकार करेंगे। वरना आज की स्थिति ये है कि जो फूलन देवी की जो सगी बहन हैं मुन्नी देवी जी, जिस पार्टी का आपने जिक्र किया आरजेपी, उसकी वो संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा कोर्ट में भी उन्होंने बयान दिया कि भाई शेर सिंह राणा उस हत्या का कोई लेना देना नहीं है उसमें। जितने भी विटनेस थे उन्होंने भी यही बात बोली। तो जब उसका फैसला हाईएस्ट लेवल से हो जाएगा ये तो तब डिसाइड होगा कि भाई किया है। आपने अपने बयानों में खुद कबूल किया था एक दौर में कि आपने फूलन देवी की हत्या की है। देखिए, जो बयान की आप बात कर रहे हैं वो बयान को कोर्ट ने भी अस्वीकार किया। अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि वो बयान जो एक पुलिस थाना है देहरादून में, डालन वाला थाना, वो उस थाने के अंदर दिया हुआ बयान माना कोर्ट ने।
और ये एक्सेप्ट किया कि भाई पुलिस कस्टडी के अंदर किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कहलवाया जाता है। आप कहो तो अगर आपकी रिमांड पे लिया जाए तो अभी आप महात्मा गांधी का भी मर्डर स्वीकार कर लोगे, तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मुझ पे जो आपने आरोप लगाया कि भाई भेमई कांड का बदला लेने के लिए, तो लोगों को एक गलतफहमी है कि भेमई कांड में फूलन देवी ने राजपूतों की हत्या करी और उन राजपूतों की हत्या करी जिन्होंने उनका रेप किया था। तो एक तो मेरा ये चैलेंज है पूरे देश की मीडिया को कि जो लोग उस हत्याकांड में मारे गए, पहली बात तो वो सभी के सभी राजपूत नहीं थे, उसमें 22 नहीं 20 लोगों की हत्याएं हुई थी, 20 लोग उसमें मरे थे और एक छोटी बच्ची थी वो उसमें अपाहिज हुई थी और बाद में उसकी डेथ हुई। तो वो 20 लोग भी राजपूत नहीं थे, उसमें एक मुसलमान था जिसका नाम नज़ीर खान है और 2 जो है दलित समाज के लोग थे। तो ये कहना कि फूलन देवी ने अपने रेप का बदला लेने के लिए राजपूतों की हत्या करी, तो फिर इसका मतलब तो वो जो मुसलमान था और वो जो 2 दलित थे उन्होंने भी उसका रेप किया होगा। नहीं, वो तो गलती से बीच में आ गए होंगे, मतलब बेसिक तो था ही था। अब आप भेमई कांड को अगर कन्वर्ट करना चाहें, बदलना चाहें अपने अपनी तो राजनीति, फिर मेरा आपके चैनल के माध्यम से और 4 PM को भी मेरा चैलेंज है कि जो लोग वो 20 लोग मरे हैं, आप उन 20 में से अगर उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दिखा दें, चाहे रेप का और चाहे डकैती का। आपका ये कहना है कि भाई फूलन देवी ने उन डकैतों को मारा जिन्होंने उसके साथ रेप किया, तो वो 20 लोग बिल्कुल बेगुनाह लोग थे। इस बात का प्रमाण ये है कि पूरे दुनिया में उन 20 के ऊपर कभी भी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं था। ये बात शेर कोर्ट सिंह के जी, अंदर उस है। दौर में गांव में, चंबल के गांव में ठाकुरों का साम्राज्य चलता था। किसी ठाकुर साहब के खिलाफ एक पिछड़ी जाति, मल्लाह जाति की कोई महिला आवाज उठाते संभव नहीं था। ठाकुरों का एक छत्र राज था, तो कौन मुकदमा लिखा था उनके खिलाफ? तो मुझे ये बताइए कि जिस गैंग के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, तो क्या वो जेल में नहीं थे या उन पर मुकदमे दर्ज नहीं थे? ये तो बिल्कुल बचकानी वाली बात है कि कौन उनके ऊपर खिलाफ मुकदमा दर्ज करता। जितने भी डाकू हैं, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हों, 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे। जो फूलन देवी के जो एंटी गैंग, जिसको लाला राम और श्री राम गैंग दिखाया गया, क्या उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं थे? लेकिन फूलन देवी ने उनके गैंग के लोगों को नहीं मारा, फूलन देवी ने गांव के बेकसूर लोगों को मारा। और अगर आप भेमई गांव में कभी जाएंगे तो वहां पर एक शहीदों स्मारक बनाया हुआ है, उसमें उनके नाम और उनकी उम्र और उनका गांव सब लिखा हुआ है। आप कितनी बार गए थे भेमई में? नहीं, मैं तो आज तक भेमई में नहीं जा पाया, लेकिन वो जो स्मारक बना है उसका जो चित्र है मेरे पास कुछ लोगों ने वहाँ से भेजा, तो मैं तभी मुझे ये जानकारी है कि इसमें नज़ीर खान और जो 2 दलित हैं वो भी मरे हैं। और आपको मज़े की बात बता दूं, मरने वालों में 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, 80-70 साल के बुजुर्ग हैं। तो वो कौन से डाकू गिरोह के थे? लेकिन जब फूलन देवी की मौत हुई, हत्या की या नहीं की आपने, ये एक अलग विषय है। एक लोअर कोर्ट ने माना कि आपको हत्या हुई, आपको उम्र कैद की सजा दी, लेकिन आपने उस हत्या के बयान दिया था, वहमई कांड का विरोध किया था और एक क्षत्रियों के पक्ष में बयान दिया था। वो तो लाइव बयान है, तो उन बयानों से आप कैसे मुकर सकते हैं? आपने एक तरह से फूलन देवी की हत्या को जायज बताया था। जी देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि फूलन देवी ने जिन लोगों की हत्या करी भेमई कांड में, वो गलत था। इसलिए नहीं कि भाई फूलन देवी किस जाति की है, किस धर्म की है। बात यह है कि फूलन देवी ने जिन लोगों को मारा वो भी तो दलित थे, उसमें भी तो मुसलमान थे। तो चाहे उसमें राजपूत था, दलित था, मुसलमान था, मरने वालों 2 थे, बाकी सब तो राजपूत ही थे ना। नहीं, तो मुझे आप ये बताइए कि वो तो पूरा गांव राजपूतों का ही माना जाता है, लेकिन उसने, या तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि वो जो दलित थे और वो जो मुसलमान थे वो भी उसके रेपिस्ट थे, और वो जो 17 लोग मर गए राजपूत, वो उनके ऊपर कहीं पर रेप का या किसी भी तरह का मुकदमा, अगर वो गलत लोग थे तो कोई ना कोई तो मुकदमा दर्ज होता ना, अगर वो डकैत गिरोह। अच्छा, आपने फूलन देवी की हत्या के बाद आपने उस हत्या को जायज ठहराया था या नहीं ठहराया था? देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर फूलन देवी ने वो हत्याकांड किया है बेकसूर लोगों के साथ, तो जिन लोगों ने फूलन देवी को हत्या या जो लोगों ने भी वो काम किया है, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन कोई ऐसा उसको वो भी नहीं बोल सकता कि कोई बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन मैंने किया या नहीं किया, जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया,
वो बयान पुलिस की मौजूदगी में थाने के अंदर दिया हुआ बयान है, इसीलिए उसको नहीं माना गया कोर्ट में भी, और उसकी वैल्यू आज भी मेरे सामने भी कुछ नहीं है। आपकी पूरे देश भर में जो पहचान है ना, वो पहचान का मुख्य बात यही है कि फूलन देवी ने ठाकुर मारे और शेर सिंह राणा ने ठाकुरों की इज्जत का बदला लिया फूलन देवी को मारकर। तो अब आप राजनीति में आ गए हैं, अब आप नेता हो गए हैं, तो अपनी उस पहचान को आप हटाना चाह रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन आपकी पहचान ये। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जेल गए और कुछ दिनों बाद ही तिहाड़ जेल से गायब हो गए, तो आप इतने हुनरमंद कैसे हैं? देखिए, तिहाड़ जेल से जो फरार हो गए, इस बात का जवाब दूं तो मैं उससे पहले आपके पहली वाली बात को 1 मिनट के अंदर और क्लियर करना चाहता हूं। मेरा फिर कहना है, पूरे देश की मीडिया से कहना है कि वो जो 20 लोग फूलन देवी ने हत्या जिनकी की थी, जिसका भेमई कांड जिसको बोला जाता है, अगर कोई ये साबित कर दे कि वो 20 आदमी मरने वाले किसी डाकू गिरोह के लोग थे, या फिर ये साबित कर दे कि मरने वाले सिर्फ राजपूत थे, तो जो आप कहें मैं वो मानने को स्वीकारूं। ये एक कहानी गढ़ी हुई है कि राजपूतों ने फूलन देवी का रेप किया और फूलन देवी ने उनका बदला लेने के लिए उन रेपिस्टों को मार दिया। ये कहानी किसने गढ़ी हुई? ये मीडिया ने गढ़ी हुई है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। मीडिया का क्या फायदा इस कहानी को गढ़ने में? ये फायदा है कि फूलन देवी के ऊपर जो एक किताब लिखी गई, और किताब उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर लिखी जाती है तो उसके पक्ष में लिखी जाती है, उस किताब पर फिल्म बनी। तो फिल्म में क्या है कि गलत चीज़ों को भी जस्टिफाई किया जाता है। उसमें अगर फिल्म में ये दिखाया जाता कि फूलन देवी ने बेकसूर लोगों को मार दिया, तो उससे फूलन देवी की इमेज खराब होती। फिल्म वाले को उसकी इमेज ठीक करनी थी, तो उसने ये शो किया कि उसने रेप करने वालों को, जिन्होंने रेप किया, उनकी हत्या कर दी फूलन देवी ने। तो जो आपके ऊपर पिक्चर बनेगी कभी, तो ये तो दिखाया जाएगा कि आपने फूलन देवी को गोली मार दी। आपको शायद सुना है कोई किताब लिख रहा था कोई व्यक्ति? नहीं, किताब तो मैंने खुद लिखी हुई है जिसका नाम जेल डायरी है, और वो इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की है। वो बेस्ट सेलर किताब है इंडिया की, और उस पर भी मूवी बन रही है। लेकिन हमारी मूवी में तो फूलन देवी या किसी से रिगार्डिंग कुछ नहीं है। हमारी मूवी में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगानिस्तान से किस तरीके से तिहाड़ जेल से भागे कैसे थे? देखिए, तिहाड़ जेल से जो भागने का वो है वो तो सबको पता है। सन 2004 में जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, जो इस देश के हर जाति और धर्म के महान पूर्वज हैं, उनकी समाधि के ऊपर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है अफगानिस्तान में, तो तब मैं तिहाड़ जेल से निकला और निकलकर बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा। वो बड़ी कहानी आपको मुझे अच्छी लगी। निकले कैसे थे आप इसमें? देखिए, जैसा कि बताया जाता है, मतलब पुलिस के द्वारा भी जो है वो ये है कि भाई कुछ उस दिन मेरी कोर्ट की तारीख दिखाई गई, और कुछ पुलिस वाले जो है वो फर्जी वारंट लेकर जेल के अंदर आए तिहाड़ में, और कहा कि भाई शेर सिंह राणा की तारीख है, और उस फर्जी वारंट के द्वारा जो है वो लोग लेकर मुझे गए। अच्छा, वो आप ही के आदमी थे? ऐसा पुलिस बोलती है। हाँ। तो आप तो बताएंगे उसके माध्यम से जो है, नहीं मैं ये राज आपने कभी, ये राज खोला कभी आपने? देखिए, आप तिहाड़ जेल से गए, ये तो है ही है, रिकॉर्ड में है। कैसे गए ये कभी आपने खोला नहीं खोला? नहीं, जैसा ये बताया गया ऐसे ही है कि भाई तो वो फर्जी लोग कहाँ से आपने क्रिएट कर लिया? आपको जेल के अंदर थे वो लोग कौन आ गए थे बहादुर लोग कि आपको फर्जी वारंट करा के आपको ले गए जेल से निकाल के? नहीं, चलिए, वो आपको व्यक्तिगत कानूनी रूप से बोलना भी नहीं चाहिए। फिर बताइए, फिर जेल से आप जब निकले फिर कैसे पहुंचे? पासपोर्ट कैसे, वीजा कैसे निकल गया? पासपोर्ट मेरा रांची से बना संजय गुप्ता के नाम से, और उस पासपोर्ट पर पहले मैं बांग्लादेश गया, फिर दुबई, और वहाँ से फिर काबुल पहुँचा। फिर वहाँ जाके मैंने खोजबीन करी, कंधार, गजनी, हेरात, कई अन्य शहरों में खोजबीन की, और 2 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्र बरदाई उनके कवि और मोहम्मद गौरी, इन 3 लोगों की कब्र और समाधि वहाँ मौजूद है। फिर मैं वहाँ पहुँचा और फिर प्रयास शुरू करा कि कैसे इसको खोद के लाया जाए। एक बार पकड़ भी लिया गया मुझे वहाँ पे भी पकड़ा गया? जी, पकड़ा गया, लेकिन ऊपर वाले ने जीवन की रक्षा करी, और फिर अंत में पकड़े गए तो क्या हुआ? जेल में गए वहाँ? नहीं, वैसे नहीं पकड़ा गया, खोदते हुए पकड़े गए। उस समय खोदाई भी शुरू नहीं करी, लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग बन रहे थे उसके प्लानिंग करते हुए ही जो है उनके लोकल जो उधर के लोग थे, नहीं प्रशासन के द्वारा नहीं, जो लोग एक्चुअली वहाँ पे कोई प्रशासन तो है नहीं,
लोकल जो तालिबानी लोग हैं उन्होंने पकड़ वही, लिया। हाँ उन्हीं का ही मामला है खतरनाक खतरनाक इंटीरियर रहा में। होगा, पकड़ा होगा तो। हाँ बिल्कुल, बहुत खराब स्थिति रही उस समय तो खैर, लेकिन ऊपर वाले ने जीवन की रक्षा करी। और फिर जब छूट गया उनके चुंगल से तो फिर दोबारा प्रयास शुरू किया। डर नहीं और लगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो कार्य हुआ है तो इसमें मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं इसको कर देता, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की इच्छा थी कि भाई मेरे हाथ से ऐसा कार्य हो कि मैं समाधि अफगानिस्तान से लेकर आ पाऊँ या तिहाड़ जेल से निकल जाऊँ। तो ये तो ऊपर वाले की इच्छा थी, उसको उन्होंने किया पूरा। और जब समाधि खोद रहे थे तो जो मेरा एक साथी था वो मोहम्मद गौरी, जो उनकी कब्र थी उसको भी नुकसान करने के लिए तैयार कर रहा था। तो मैंने उसको रोका, मैंने उसको कहा कि फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा भाई, वो जो इंसान जीवित नहीं है वो सभी का ही जो है उसको रिस्पेक्ट देना फ़र्ज बनता है। तो मोहम्मद गौरी ने या पृथ्वीराज चौहान जी ने भाई किसी ना किसी के वो हैं तो महान पूर्वज ही, तो हम किसी के पूर्वज की क्यों बेइज्जती करें। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इसको मत छेड़ो, हमें अपने पूर्वज से मतलब है, हम इनकी खोद के वापस लेकर आए। जिन पूर्वजों के आप मरने के बाद सम्मान देने की बात करते हैं, फूलन देवी की मरने भी आपके मन में ऐसी सम्मान आया था कभी? जी देखिए, फूलन देवी के प्रति या जो भी व्यक्ति ने जो अच्छे कर्म करे हैं उसके प्रति हमारे मन में सम्मान है। और अगर किसी ने गलत कार्य करा है कभी भी, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए आप 3 मंजिल बिल्डिंग में रहते हैं और जो 3 लोग अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो व्यक्ति है वो निकम्मा और गलत आदमी है और दूसरे मोहल्ले में किसी की लड़की को छेड़ के आ गया और आप भी उससे परेशान थे, सेकंड और थर्ड फ्लोर वाले, और दूसरे मोहल्ले से लड़की के घर वाले आए और सबके ऊपर, पूरी बिल्डिंग के ऊपर पथराव कर दिया और सेकंड और थर्ड फ्लोर वाले के भी शीशे तोड़ दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेकंड और थर्ड फ्लोर वाले की क्या गलती थी? तो कोई गलती नहीं थी ना। तो ऐसे ही जो भेमई में जो निहत्थे और बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, तो उसमें क्या गलती थी? ये कहना कि भाई इन्होंने हमारी जान की रक्षा नहीं करी। आप मुझे ये बताइए, आज दाऊद इब्राहिम है, बम्बई में किसी को धमकी देता है कि मेरे को 1 करोड़ दो, तो जो अब कल को पुलिस कहेगी भाई तूने दाऊद को पैसे दिए तो तूने तो उसकी मदद करी, तो मदद थोड़ी ना करी भाई, उसने डर के दिया। चलिए वो बात अधूरी को लगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे आप। फिर आपने वहां से समाधि खो दी जी, फिर क्या किया वहां से? उनकी समाधि खोदी और खोद के वापस मैं भारत आया, और जो दूसरा सब जो और भी कई वहाँ पे सामान थे तो उनको भी वापस लेके आया। और वापस लाकर जो है गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पर ये मौजूद थी। वापस लाकर क्षत्रिय महासभा वालों को वो सभी सामान मैंने सुपुर्द करा, और उन्होंने जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ही जो है वो सभी सामान रख के वहाँ पे एक स्मारक बनाया, और उनकी जो चौहान साहब की जो मिट्टी थी और चंद्रबरदाई जी की, उसका कुछ अंश जो है मैंने गंगा जी में प्रवाहित किया। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये बात किसी को नहीं पता। इसके बाद, इस कार्य को संपन्न करने के बाद मैं म्यांमार गया बहादुर शाह जफर जी की भी समाधि वापस लाने के लिए। अच्छा, हाँ, ये बात कहीं लोगों को मालूम नहीं है। तो फिर मैं म्यांमार भी गया, और बांग्लादेश से ही जब मैं वहाँ पहुँचा, वो भी ऐसी फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वीजा। हाँ वो भी ऐसे ही, वो तो मजबूरी थी हाँ, तब, तो उसी के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन मैंने देखा कि उसकी जो स्थिति है वो बहुत इज्जत के साथ उसको रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसकी खुदाई करी तो इससे तो उल्टा और इसकी बर्बादी होगी, तो इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं, और फिर मैं वैसे ही वापस भी आया। मेन बात शेर सिंह जी ये थी कि आपके मन में ये था कि जो भारत के महान लोग हैं जी, जिन्होंने देश के लिए किया, उनकी अस्थियां भी देश में आए बिल्कुल, और देश में उनका सम्मान हो। मन में भाव ये थी, उसमें क्षत्रिय हीरो बनने की लालसा नहीं थी आप। नहीं इस तक देखिए, लेकिन तकदीर देखिए, आप बने तो हीरो क्षत्रियों के। क्षत्रियों का मन में आया ये वो हीरो है जो हमारी इज्जत का बदला लेने के लिए फूलन देवी को मार सकता है, ये वो हीरो है जो पृथ्वीराज सिंह चौहान की। तो मुझे, अब मैं मेन बात पे आ रहा हूँ, आपने जो ये संघर्ष का दौर किया, एक हत्याकार हो, विदेश आना, अस्थियां लाना, अब उसको भुनाने का टाइम आ गया है। राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? आपने तो समाज का काम कर दिया, बुद्धि खत्म करिए। अब आप राजनीति में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिले जिले में आप अपना संगठन बना रहे हैं। आप सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, बीजेपी ठाकुरों की राजनीति करती है, मुख्यमंत्री क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, बेचारे वैसे ही परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में ठाकुर पंडित की लड़ाई चल रही है, उसमें आप छौका लगाने और आ गए। तो अनेक सामाजिक संगठनों ने
देश में राज्य में हर अनेक जिलों में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाना शुरू किया, पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि वापस लाने के लिए अफगानिस्तान से। मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि जिससे भी पूछते थे समाज के बच्चों से, तो कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी के नाम पे या तो बेरोजगारी, या तो कोई बम्बई में टैक्सी चलाता है, या तो चौकीदारी का काम करता है दिल्ली में, गुड़गांव में। तो मन को कष्ट हुआ और ये विचार किया कि ऐसा क्यों है। फिर हमारे समाज की इमेज को खराब करने के लिए पद्मावती और अलग अलग तरह की मूवियाँ आ गई। पूरे समाज ने, हर संगठन ने प्रयास किया कि ये फिल्म ना चले, लेकिन इन्हीं योगी जी ने राजपूतों के डंडे लगवा के लड़कों के जो है फिल्म चलवाई। और यहाँ तक कि मोदी जी ने फिल्म बनाने वाले भंसाली को जो है पद्म विभूषण भी दे दिया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट के जो है उल्टे सीधे कानून हमारे खिलाफ बना दिए। तो मैंने ये विचार किया कि सामाजिक संगठन के रूप में हम लोग समाज की समस्या को उठा तो सकते हैं, लेकिन उसको दूर तो नहीं कर सकते। हम सामाजिक संगठन किसके सामने समस्या को उठाते हैं? सरकार के सामने। तो मैंने विचार किया कि ये सरकार क्या चीज़ है भाई, जिसके सामने हम समस्याओं को उठाते हैं। तो मैंने देखा कि आज देश में सरकार तो एनडीए की है। तो मैंने देखा ये एनडीए क्या चीज़ है। तो एनडीए क्या चीज़ है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के रूप में बिहार से पासवान समाज की लोजपा, कुर्मी भाइयों का जेडीयू, उत्तर प्रदेश से निषाद जाति की निषाद पार्टी, पटेलों का अपना दल, हरियाणा से जाटों की जेजेपी, महाराष्ट्र से दलित भाइयों का रामदास अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी, और ऐसे करके 48 अलग अलग जाति धर्म के लोगों ने जो अपनी अपनी पार्टी बनाई हुई है, उस सबके गठबंधन को एनडीए की सरकार बोलते हैं। तो अब क्या है कि बीजेपी का जो वोट बैंक राजपूत है, बीजेपी चाह कर भी उसका कुछ भला इसलिए नहीं कर सकती कि जब भी कोई वो चीज़, मान लीजिए मोदी जी कितने भी अच्छे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देते हैं सवर्णों को, तो उसका जो है वो जो 48 सहयोगी दल हैं वो उनको धमकी देने लगते हैं कि हम एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से क्षत्रियों में अंदर से एक स्वाभिमान पैदा हुआ है, सबका सीना चौड़ा हुआ। क्षत्रिय लोग कहते भी हैं कि वीर बहादुर सिंह के बाद एक क्षत्रिय अच्छा मुख्यमंत्री सामने आया है। आप उसी मुख्यमंत्री की छवि को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, योगी जी तो जब सत्ता का सुख भोग लेंगे तो गोरखपुर में जाकर Z+ सिक्योरिटी में बैठ जाएंगे। लेकिन आपके द्वारा जो इमेज बनाई जा रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है, इसके कारण ठाकुरों की बहुत बुरी स्थिति इनके जाने के बाद होगी, क्योंकि ब्राह्मण इनसे नाराज होने लगा, इनके कारण मुसलमान इनसे नाराज होने लगा। जितनी भी जाति धर्म के लोग हैं उत्तर प्रदेश में राजपूतों के प्रति जो है खराब भावना रखने लगे, जबकि राजपूतों को ना तो नौकरियां मिल रही हैं, ना तो किसी तरह का जो है किसी योजना का कोई लाभ मिल रहा है। सिर्फ नाम की कहता है कि सब इम्पोर्टेंट जगह पे राजपूतों की पोस्टिंग हो जा रही है। नहीं, अरे भाई, इंपॉर्टेंट लोगों की पोस्टिंग होती जा रही है तो वो लोग जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ हिस्सा मिल भी गया, लेकिन जो नई भर्तियां हो रही हैं उसके अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि मुलायम सिंह जी की तरह सिर्फ यादव भर्ती हो जाए, या मायावती की तरह जो है सारे जाटव समाज को लाभ मिल जाए। संजय सिंह की तरह उन पर आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ठाकुर, आम आदमी पार्टी वाले सेम आरोप वो लगा रहे हैं, आप भी उनके ऊपर वो लगा रहे हैं। नहीं, मैंने ठाकुरों का नुकसान हो जाएगा इससे। नुकसान तो इससे हो ही रहा है। मैंने आपसे बताया ना, ब्राह्मण राजपूत से क्यों चिढ़ रहा है? सिर्फ योगी जी की वजह से ना। तो फिर आप मुझे बताइए, योगी जी तो Z+ सिक्योरिटी में बैठ जाएंगे। ब्राह्मण का चिढ़ रहा है। देखिए, डीजीपी ब्राह्मण, गृह विभाग ब्राह्मण, सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ब्राह्मण का चल रहा है। ये आप लोग, ये राजनीतिक लोग जानबूझ के एक संदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर पर लड़ाई हो जाए। मैं तो, ब्राह्मण तो हमारे पूजनीय हैं। तो सरकार से क्या नाराज है? वो ब्राह्मण तो खुश है सरकार से। सरकार से जो ऑफिसर लॉबी है वो खुश हो सकती है, लेकिन जो एक आम राजपूत या आम ब्राह्मण है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है इस सरकार में। सिर्फ नाम का ये कहना है कि भाई ये स्वर्णों की पार्टी है या जो राजपूतों को लाभ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई लाभ नहीं हो रहा है। शेर सिंह जी, ये बात तय मानी जा रही है कि एक हम लोग बचपन में खेलते थे तो ये कहते थे या तो खेल में शामिल होंगे वरना खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। आपने हरियाणा में चुनाव लड़ा, आपने कई जगह भाजपा को डेंट कर दिया, क्योंकि ठाकुरों के हो ना हो लेकिन आप थोड़े हीरो तो बनी गए हैं इन सब कांड के बाद में। आपने बिहार में लड़ा,
बिहार में आपने स्थिति करी, और मेरे पास जो फीडबैक है, मैं डाटा देख रहा था, हरियाणा में तो कई छोटी पार्टियों को भी इतने वोट नहीं मिले जो सब चर्चित पार्टी है, इसमें आपकी पार्टी को वोट मिल गए। उत्तर प्रदेश में भी आपकी स्ट्रेटेजी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यही है कि आप उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेंगे क्षत्रिय वोटों को आकर्षित करेंगे, बीजेपी को डेंट पहुँचाएंगे। मुझे लगता है आप इसी भावना से काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी सिर्फ एक ही भावना है कि आज देश में एनडीए की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी, और इसमें 38 अलग अलग जाति धर्म के लोगों ने मिलकर इस एनडीए को बनाया है, जो निषाद पार्टी और ये सब पार्टी। इससे पहले यूपीए की सरकार थी जिसमें हमारे यादव भाइयों की समाजवादी या दलित भाइयों की बसपा, जाठों की आरएलडी, ये सब इसमें शामिल थी। उससे पहले फिर एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी जी वाजपेयी की। तो हम ये कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से हमारे दलित या पिछड़े भाइयों ने जो अपने राजनीतिक दल बनाए हुए हैं, और ये लोग ब्लैकमेल करके राष्ट्रीय पार्टियों से अपनी मनचाहे काम करा लेते हैं, उसके कारण हमारे समाज को कुछ भी मिल नहीं पा रहा है, हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम भी उन भाइयों की तरह अपना एक झंडा बनाएं, और वो ऐसा झंडा हो जो सबके साथ न्याय करे। इसीलिए हमारी जो लाइन है वो क्या है कि ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। इसीलिए हमने 30% की इसमें भागीदारी रखी है अपने मुसलमान भाइयों के लिए। सुना है आप आजकल मस्जिदों के आसपास जाके आके मुसलमानों को समझाने में लग गए हैं कि ठाकुरों के साथ आ जाओ। नहीं, हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। मुसलमान हो चाहे पिछड़ी जाति का खटीक, वाल्मीकि, धोबी, धानक, कोई भी हो, सबको पता है कि जो दलितों की राजनीति करती है बसपा, जब सत्ता में आई तो जाटव के अलावा कुछ नहीं मिला। तो बेचारे जो हमारे वाल्मीकि हैं, खटीक हैं, धोबी हैं, वो कहाँ जाएंगे। जब समाजवादी जो पिछड़ों की राजनीति करती है, जब सत्ता में आई तो यादव के अलावा किसी को उसने नौकरियां या कुछ नहीं दिया। तो जो लोधी राजपूत हैं, जो कश्यप हैं, जो हमारे मौर्य हैं, जो हमारे गुर्जर भाई हैं, जो हमारे सैनी भाई हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो क्योंकि ये जो स्वर्णों की पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ये तो किसी दलित और पिछड़े के कोटे पे, शेर सिंह राणा किसी राजपूत को तो वहां दे नहीं सकता नौकरी। तो असली न्याय तो हम ही करेंगे। जो दलित का कोटा होगा उसमें एक नौकरी जो है खटीक को देंगे, एक अपने वाल्मीकि भाई को देंगे, एक जाटव को देंगे। ऐसे ये पिछड़े का भी का ये कौन सा फार्मूला है कि फूलन देवी की बहन तक को आप ले आ रहे हैं, अपने प्रचार करा दे रहे हैं? ये कौन सा राजनीति का गुर सीखा आपने? देखिए, फूलन देवी की जो बहन है वो इस पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं, मुख्य प्रचारक हैं, और इसलिए हैं कि उनको पता है कि शेर सिंह राणा ने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी बात बता दूं, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में मैं कोई ऑथराइज्ड आदमी नहीं हूँ। पार्टी की जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती सत्यवती राणा हैं, और मैं इसका एक प्रचारक हूँ, जैसे कि इसके हजारों लाखों प्रचारक हैं। तो क्योंकि के क्षत्रिय समाज थोड़ा सा मेरे प्रति अच्छी भावना रखता है, और जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लाकर शेर सिंह राणा ने एक अच्छा कार्य किया है, तो वो हमारी बात को सुनते हैं। बाकी प्रचारक तो इसमें मुसलमान भाई हैं, वो अपने समाज को समझाते हैं कैसे ये पार्टी उनके लिए लाभदायक है। कितने उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग है आपकी? देखिए, हम पूरे 403 विधानसभाओं की तैयारी करने जा रहे हैं, और हमारा जो संगठन का ढांचा है वो 1 से 1.5 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो जाएगा। कई लोगों ने गठबंधन के लिए भी हमसे संपर्क किया, नाम लेकिन नाम तो अभी बताना ठीक नहीं रहेगा। तो गठबंधन के लिए बातचीत करी है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपसे बताया कि मैं ऑथराइज्ड आदमी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो जो पार्टी की एक कार्यकारिणी है और जो अध्यक्ष हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई जो हमारा मैनिफेस्टो है पार्टी का, जिस विचारधारा के साथ हम चले हैं कि ये क्षत्रियों ब्राह्मणों का वो झंडा है जो ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेगा और ना अपने अधिकार को किसी को छीनने देगा। तो जो इस मैनिफेस्टो को स्वीकार करेगा कोई भी राजनीतिक दल, उससे हम अपना गठबंधन करेंगे। एक बड़ा निजी सवाल जी। एक व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सजा जिसको हो चुकी है, जिसका जीवन अंधकार में है, अचानक वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि की लड़की से शादी करता है। विधायक थे शायद, आपको या है मुझे आइडिया नहीं है, और सुना है कि कई करोड़ों की 10-20 करोड़ की खदाने का ऑफर आपने छुड़ा के और सिर्फ एक सिक्का लेके शादी की। तो आपका हर काम इतना चर्चा में रहता है, शादी भी उतनी चर्चा में थी। शादी कैसी हुई? लव मैरिज थी आपकी? है नहीं, लव मैरिज नहीं थी, ये एक अरेंज मैरिज थी। और मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िले में मेरी जो इन लॉज हैं वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो विधायक हैं जो मेरे इस समय जो मेरी
मतलब मदर इन लॉ हैं, वो मतलब चेयरमैन है इसकी नगर पालिका की। हाँ, और वो लोग नगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष और ये जो विधायकी है उसमें वो लोग सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। अभी पीछे मेरे फादर इन लॉ की तो देहांत हो गया, तो लेकिन वो एक राजनीतिक परिवार है और उनकी इच्छा थी और हमारी भी, मेरे माताजी और परिवार की भी इच्छा थी, तो सभी की रजामंदी और इच्छा से हुआ। और बहुत अच्छा मुझ पे ईश्वर की कृपा है कि हम लोग जीवन के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि भाई समाज के लिए हमेशा अच्छा कार्य करें। मेरा एक आपके माध्यम से एक प्रश्न और भी है, कोई भी व्यक्ति जो भी जेल में जाता है तो हमारा समाज उससे ये आशा क्यों नहीं रखता कि जब उसने जो भी काम किया हो या नहीं किया हो, जब वो समाज के बीच में आ गया तो और वो अच्छा काम करना चाहता है तो फिर उसको ये करने क्यों नहीं दिया जाता। जैसे कि कोई व्यक्ति छूट के आया जेल से और वो कोई बिजनेस करना चाहता है, और वो बिजनेस करना चाहता है, ठेकेदारी करना चाहता है, और उसने कहा जी मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बना दो, तो आप उसका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना के देंगे। अब जब वो बनेगा नहीं तो वो ठेका भी नहीं ले पाएगा। तो आप जब उसको काम नहीं करने देंगे तो फिर मजबूरी में क्या करेगा, गलत काम करेगा, फिर जेल जाएगा। तो आपने सिस्टम ही खराब बना रखा। नहीं, जो मैं आपकी बात को बीच में काटूंगा जी। एक जगह अपराधियों के द्वार खुले हुए हैं हमारी संसद, हमारी विधानसभा में गुंडों और अपराधियों की पूरी जगह है। आधे से ज्यादा मंत्रियां, विधायक, सब अपराधी, हत्या, बलात्कार, डकैती, लुच्चागिरी, कोई चीज नहीं। आप चले तो जाइए विधानसभा में, संसद में लाइन लगा के जिन अपराधों में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमे हैं, पैर में गोली मार दी जाती है, ऐसे कई धाराओं के तो मंत्री बने हुए हैं। तो कम से कम एक व्यवसाय तो है जिसमें अब आप भी आ गए हैं, उसमें गुंडों की पर्याप्त जगह। मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो राजनीतिक, आपने एक विचारधारा के तहत काम किया था, तो ये तो विषय, आपका विषय ये बिल्कुल अलग लड़ाई है क्योंकि अपराधियों की। एक आखिरी सवाल, चूंकि जब वो बड़ा हो गया है, समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि लोग आपसे क्यों जुड़े? देखिए, मैं हर जाति और धर्म के लोगों से एक ही अपील करूंगा कि आप उन मुद्दों पर वोट दीजिए जो मुद्दे आपके निजी जीवन को अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से या फिर ऐसे मुद्दों पर वोट डालने से जिससे आपके निजी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, उससे आप देश को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने निजी जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इस विचारधारा की पार्टी है कि जो आपका निजी जीवन है ये उसके अंदर अच्छे चेंजेस लाएगा, अच्छे इसके विचार, एक धारा है, एक मैनिफेस्टो है कि किस तरीके से महिलाओं की, किसान भाइयों की, युवाओं की बेरोजगारी जो है, इस तरह के जो मुद्दे हैं इसको कैसे समस्याओं को सॉल्व किया जाए। आज जब भाजपा के बड़े से बड़ा नेता भी जब वोट मांगने के लिए जाता है तो आप देखिए मोदी जी चुनाव में ये नहीं बोलते कि भाई मैंने नोटबंदी करी तो मुझे इसलिए वोट दीजिए, इसका ये लाभ हुआ। वो वोट मांगते हैं दूसरे मुद्दों पर। तो मुद्दे जो है वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आया हो अच्छाई की तरफ। तो हम मुद्दों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और क्योंकि के यहाँ पर चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे स्वर्ण हो, दलित के साथ सिर्फ एक जाति को छोड़ के सभी वर्गों के साथ अन्याय हुआ। पिछड़ों में सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा भागीदारी हमारे यादव भाइयों की है सरकारी नौकरी में। इसका मतलब तो ये है कि जो दूसरे पिछड़े समाज के लोग हैं उनमें सब अनपढ़ गंवार हैं, तो उनको तो कुछ मिला नहीं। तो ये पार्टी न्याय करेगी सबके साथ। जो पिछड़ों के दूसरी जातियां हैं, अगर उसमें मान लीजिए उनके हिस्से की 4 नौकरी है तो हम एक जो है कश्यप भाई को देंगे, एक लोधे राजपूत को देंगे, एक गुजर भाई को देंगे और एक यादव भाई को देंगे। तो हम सही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शेर सिंह राणा। आपने देखा एक सिर्फ 40 साल का नौजवान अपने जीवन के किन किन आयामों से गुजरते हुए आज उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक ताकत बनने की हालत में ला रहा है खुद को कि जिसका हर विधानसभा में अपना प्रभाव हो, हर विधानसभा में उसका प्रत्याशी हो। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, तो हो सकता है शेर सिंह राणा अगली विधानसभा में एक ताकत के रूप में आपको नजर आए। ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपने विचारों से जरूर अवगत कराइएगा। थैंक यू।